हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ निकेश और हम कर रहे थे कलाम की जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। रीट मेंस और टेस्ट की बात करते हैं दोस्त। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट मैन टेस्ट 11, मैन टेस्ट 11। और ये टेस्ट कब होगा आपका, ये आपका जो आपका संडे आएगा सामने, अब उस संडे को ये टेस्ट होने वाला है दोस्तों। मैन टेस्ट 11 के सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, सिलेबस की। और इस सिलेबस का हम क्या करेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस कैसे करेंगे हम, एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। यदि मैन टेस्ट 11 की बात करें, टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें आपके, तो आपके इसके बाद में आपका एक टेस्ट और बचता है, कौन सा, मैन टेस्ट 12 और आपका मैन टेस्ट 11। ये आपके अंतिम टेस्ट है। इसके बाद में आपके सिलेबस का टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक वाइज। फिर आपके एक मेजर टेस्ट 3 होगा, जो मैन टेस्ट 9 से लेकर आपके मैन टेस्ट 12 का कॉमन सिलेबस होगा। और इसके बाद में फिर आपके फाइनल टेस्ट 3 आपके फाइनल टेस्ट होने वाले हैं। ये आपका कलाम का सिलेबस था, बात करें शेड्यूल था। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सिलेबस की। तो देखो सिलेबस के अंदर आपको एक टॉपिक दिया हुआ आपका, इस बुकलेट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तृतीय श्रेणी अध्यापक आपकी सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी की बात करें, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके क्वेश्चन किसमें देखने को मिलेंगे, आपके मैन टेस्ट 11 के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस बुकलेट को। बुकलेट की अपनी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई, 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो मैन टेस्ट 10 की बात करते हैं। जो पिछला टेस्ट था मैन टेस्ट 10, और इसका जो एनालिसिस है वो हम आज ही करेंगे, क्योंकि कल संडे को ये टेस्ट हुआ था। तो मैन टेस्ट 10 का एनालिसिस भी हम आपकी इस क्लास के बाद में एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैन टेस्ट 10 की बात करें तो जो आपके आईसीटी की बात करते हैं, यहाँ से 2 टॉपिक आए थे आपके आईसीटी के। देखो 2 टॉपिक कौन से थे, एक तो इसके जो आईसीटी के आधार थे वो आधार से वाले क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। इसके अलावा टूल्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। किसके, आईसीटी के जो टूल्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी के जो उपकरण है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ से अपनी 2 क्लासें हो चुकी थी। अब देखो आज बात करते हैं आपके मैन टेस्ट 11 की, ठीक है। और मैन टेस्ट 11 की बात करें तो मैन टेस्ट 11 के सिलेबस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, आपके सिलेबस की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यानी इनका जो था बुकलेट के अंदर 1 से लेकर 21 पेज थे। और इसकी बात करें तो आपका इस यहाँ से आपके 22 से लेकर लगभग आपके 40 पेज के क्वेश्चन है इस बुकलेट के। जो 22 से लेकर 40 तक जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मैन टेस्ट 11 के अंदर पूछे जाएंगे, यदि सरल सी भाषा में हम बात करें तो। अब देखो सिलेबस की बात करें तो क्या क्या पूछे जाएंगे। देखो टूल्स से स्टार्ट होंगे आपके, टूल्स से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स के अंदर ही आते हैं आपके हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, आपके मैन टेस्ट 11 में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके निर्गम युक्तियाँ, निर्गम युक्तियाँ हैं, तो निर्गम युक्तियों के क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, मैन टेस्ट 11 में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी मेमोरी है, आपने देखी होगी मेमोरी भी, कैसे मेमोरी, रैम रोम, ये सारी मेमोरी होती है, ये भी आपके क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, मैन टेस्ट 11 के अंदर। और आपके सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस का मतलब आपके MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में आएंगे दोस्तों, मैन टेस्ट 11 के अंदर आएंगे। यानी मैन टेस्ट 11 के बात करें आईसीटी का सिलेबस पूछे तो आईसीटी का सिलेबस आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। हार्डवेयर, निर्गम युक्तियाँ, मेमोरी, सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज की क्लास की बात करते हैं दोस्तों, आज की क्लास अपनी होगी हार्डवेयर की, निर्गम युक्तियों की और मेमोरी के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू है, इसके साथ साथ जितने भी विगत परीक्षा में पूछे क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन हो, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अन्य किसी एग्जाम के अंदर जो आपका सिलेबस था वहाँ के क्वेश्चन पूछे गए हो, वो सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके जितने भी इस बुकलेट के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ दोस्तों के सवाल होंगे, सर इसकी थ्योरी की पीडीएफ हमें उपलब्ध करवा दो। तो दोस्तों इसकी थ्योरी की पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपकी मैन टेस्ट 10 का जब सिलेबस आया था, 10 के साथ जो आपकी मैन टेस्ट 9 के साथ आपको दी गई थी, कौन सी बुकलेट, ऐसी बुकलेट। तो इसको अपने टेलीग्राम चैनल है अपना, और टेलीग्राम चैनल का नाम अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। और ये सारी की सारी बुकलेट है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जाके आप सर्च कर लेना, सर्च बॉक्स में जाना। ऐसे तो पीडीएफ बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपके 15 दिन हो गए इस बुकलेट को डाले हुए। तो वहाँ पर जाके सर्च करना, सूचना प्रौद्योगिकी कर सकते हो, नहीं आईसीटी सर्च करना, आईसीटी के नाम से आपको सर्च करोगे तो बुकलेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आराम से बिल्कुल क्लीन
पेज है इसके, आराम से प्रिंट निकलवा सकते हो। प्रिंट निकलवाने के बाद आपको आराम से पढ़ना है दोस्तों। और उसके बाद आप एमसीक्यू एनालिसिस कर सकते हो हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये उसी प्रकार से करवाए जाते हैं जिस प्रकार कलाम की लाइब्रेरी बैच के अंदर करवाए जाते हैं। लाइब्रेरी बैच के अंदर क्या होता है, आपका रोज टेस्ट होता है आपका, ठीक है, और रोज उसका एनालिसिस करवाया जाता है, और फिर संडे को आपका जो टेस्ट होता है, जो शेड्यूल वाइज टेस्ट है, वो टेस्ट हो जाता है। तो हम भी उसी तरह एमसीक्यू कर रहे हैं, और संडे को अपना टेस्ट होगा, मैन टेस्ट 11। तो एक तरह से हम उसको एग्जाम में समझते हैं कि हमारी एक एग्जाम में 11 मतलब मान लीजिए मैन टेस्ट 11 है, वो अपनी एक एग्जाम है जो आपकी संडे को होने वाली है। तो उस संडे के तक हम तैयारी किस प्रकार से करते हैं, तो उस तैयारी को हम एमसीक्यू का एनालिसिस करके उस जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करते हैं। इसके साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। और जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे उतनी ज़्यादा आपकी थ्योरी मजबूत होगी दोस्तों। और दूसरी की चीज़ बात बता देता हूँ, जो भी हम एमसीक्यू करते हैं, ये जितने भी 40-50 क्वेश्चन, 30-40 जितने भी क्वेश्चन रोज के हम करते हैं, वो सारी की सारी पीडीएफ कहाँ पर मिलती है दोस्तों? पीडीएफ अपने इसी चैनल के ऊपर मिलती है, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। आप जाके पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। आपकी इच्छा है किस प्रकार से आप एनालिसिस करना चाहते हो, अपना आकलन किस प्रकार से करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हार्डवेयर से अपनी स्टार्ट होती है और मेमोरी तक अपनी क्लास चलेगी दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और कभी कभी अपने आप भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। जितने भी ग्रुप के अंदर जुड़े हुए, आप व्हाट्सअप हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे और कहीं भी आपकी फेसबुक वगैरह पर, तो अपने ग्रुप या अपने किसी भी चैनल के अंदर अपने चैनल की जो लिंक वगैरह या अपने वीडियो की शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप सभी को भी अच्छे से एमसीक्यू का एनालिसिस करवाते रहे टाइम टू टाइम। देखते हैं दोस्तों आज कितना सेव करते हो आप, कितना शेयर करते हो अपनी क्लास को, वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं हमेशा। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, कंप्यूटर प्रणाली में पेरीफेरियल डिवाइस से क्या तात्पर्य? पेरीफेरियल डिवाइस, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब भी हम हार्डवेयर को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये डिवाइस हमें काम में आती है। ये डिवाइस क्या आती है, अपने काम में आती है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है, कंप्यूटर के अंतर्गत स्थित सभी भौतिक भाग। तो ये चीज़ आपको याद आया होगा यदि आपने थ्योरी पढ़ी है आज के दिन में, तो आपको जब भी हार्डवेयर खुला तो पहले लाइन देखने को मिलती है कि हार्डवेयर की परिभाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत स्थित सभी भौतिक भाग को क्या कहा जाता है दोस्त? हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? हार्डवेयर कहा जाता है। तो परिभाषा तो आपको ऑप्शन के माध्यम से क्लियर हो गई। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, वे उपकरण जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाने हेतु प्रयोग होते हैं, नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, वे बाह्य हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर से अलग होकर भी उससे जुड़कर कार्य करते हैं। तो हमें पूछे कि पेरीफेरियल डिवाइस का तात्पर्य क्या आपका? तो वे बाह्य हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर से अलग होकर भी उससे जुड़कर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पेरीफेरियल डिवाइस का क्या तात्पर्य है दोस्तों? वे बाह्य हार्डवेयर, कैसे? बाह्य हार्डवेयर, यहाँ पर देखो ये शब्द को पकड़ लेना। वे बाह्य हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर से अलग होकर भी उससे जुड़कर कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पेरीफेरियल डिवाइस कहलाते हैं। और हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के अंतर्गत स्थित सभी भौतिक भाग को क्या कहा जाता है? आपके हार्डवेयर कहा जाता है। दोनों परिभाषा आपको याद हो गई होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का वर्गीकरण सामान्यतः कितने प्रमुख भागों में किया जाता है? हार्डवेयर का वर्गीकरण सामान्यतः कितने प्रमुख भागों में किया जाता है, ये हमें बताना है। 2 भागों के में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों के अंदर? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्त आपके? 4 भागों के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और कभी कभी आप इसके भागों के नाम भी दे दी जाती है, तो भागों के नाम तो आपको पता होना चाहिए कि 4 कौन कौन से। तो देखो, पहला भाग आता है आपका हार्डवेयर का, आपका सीपीयू, ठीक है। कंप्यूटर में जो आपके बात करें अंतर्गत को जो उपलब्ध सभी भौतिक भाग है उनको क्या बोला जाता है? आपके हार्डवेयर बोला जाता है। तो सीपीयू क्या है? आपका एक भौतिक भाग है। तो पहला आपका सीपीयू हो गया। दूसरे की बात करें आपकी, दूसरा कौन सा हो जाए आपका? दूसरा हो जाए आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा दोस्त? आउटपुट डिवाइस। और चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग कौन सा हो जाएगा आपका? मेमोरी या स्टोरेज भी बोल सकते हैं आपको, मेमोरी या स्टोरेज। स्टोरेज। तो ये कंप्यूटर क्या है? आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर का
वर्गीकरण की बात करें तो कितने भाग हो गए आपके? 4 भाग हो गए। कौन कौन से आपके? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी या स्टोरेज। कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा एनालिसिस किया आपने प्रीवियस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर देखो पूछा जाता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर का जो प्रमुख भाग नहीं है, इस पर क्वेश्चन आता है। वहाँ पर 3 ये दिए हुए होते हैं आपकी, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस और एक अन्य भाग दे दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा? जो अन्य भाग दिया जाता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग प्रमुख भाग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो चारों भाग आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। तीसरा क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल डेटा का संग्रहण करना, सभी प्रकार के निर्देशों की व्याख्या एवं क्रियान्वयन करना, केवल आउटपुट तैयार करना, केवल इनपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार के निर्देशों की व्याख्या एवं क्रियान्वयन करना ही किसका कार्य? आपका सीपीयू का कार्य। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके सीपीयू की। ठीक है, सीपीयू क्या है? आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीधा पूछे कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सीपीयू है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण भाग है। तो कौन सा आपका? सीपीयू है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीपीयू का उपनाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपके उपनाम से पूछा जाता है। तो सीपीयू का उपनाम की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? आपके सिस्टम यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपके सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आपके सीपीयू को बोला जाता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये पूछा गया कि मुख्य कार्य, तो इसके कार्यों की बात करते हैं दोस्तों कि सीपीयू की कार्य क्या है। सीपीयू कार्य से क्वेश्चन बनता है आपका बार बार, जिसे आपका देखो सभी प्रकार के निर्देशों की व्याख्या करना है, क्रियान्वयन करना। तो इसी प्रकार बात करते हैं, देखो निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों को पढ़ना किसका काम है? आपके सीपीयू कार्य। ठीक है, समझने व नियंत्रण करने एवं गणना करने का कार्य करता है। और निर्देशों को समझने, अलग अलग लिख देता हूँ मैं, निर्देशों को समझना ताकि आपको याद हो जाए, निर्देशों को समझना। इसके अलावा आपका सीपीयू कार्य आपके निर्देशों को नियंत्रण करना, निर्देशों को नियंत्रण करना, को नियंत्रण करना, ये भी किसका काम है? आपके सीपीयू कार्य है। ठीक है, निर्देशों का क्रियान्वयन करना भी आपका सीपीयू कार्य है, जैसे कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण, और नियंत्रण किन को करता है? आपका सीपीयू नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो नियंत्रण किन करता है? आपके मेमोरी को करता है, इनपुट को करता है, आउटपुट के उपकरणों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। किनको करता है? आपके इनपुट, आउटपुट वह मेमोरी के कार्यों को नियंत्रण करता है, वह मेमोरी के कार्यों को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। तो कौन करता है दोस्त? सीपीयू करता है। तो सीपीयू के बारे में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखिए, सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किस वर्ष इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा? सर्वप्रथम जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है कौन सा? आपका इंटेल 4004। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में काफ़ी बार देखने को मिलता है। का निर्माण किस वर्ष इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था? 1969 में, 1971 में, 1975 में, 1980 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? आपका 1971 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो बताओ भाई, किस इकाई में मापा जाता है? सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस इकाई में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, एमआईपीएस में या बाइट के अंदर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा पूछिए कि सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर गति सामान्यतः गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों एमआईपीएस तो सीपीयू निष्पादन क्षमता को मापा जाता है। सीपीयू की
निष्पादन क्षमता को मापा जाता है, निष्पादन क्षमता को मापा जाता है। सीपीयू की निष्पादन क्षमता को किसमें मापा जाता है? MIPS के अंदर मापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है इसकी, तो मिलियन स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ND है ना, ND पर सेकंड, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसकी MIPS की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बार देखने को मिला होगा। तो ये पूछा जाए सीधा क्वेश्चन, किसी सीपीयू की निष्पादन की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो जो आपके मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर मापा जाता है, MIPS के अंदर मापा जाता है। और सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो सीपीयू के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? हर पॉइंट को मैंने यहाँ से आपको क्वेश्चन लिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो हर पॉइंट आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। तो सीपीयू के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? बताओ भाई, सीपीयू को 2 या 3, 4 या 5? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? सीपीयू को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग कौन से आपके? तो पहला भाग आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कौन सा आता है आपका? कंट्रोल यूनिट, यानी आपकी नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट, यानी कि बात करें आपकी नियंत्रण इकाई। दूसरे भाग की बात करें दोस्तों, तो दूसरा भाग कौन सा आपका? ALU, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछी जाएगी, फुल फॉर्म में पूछी जाती है। एलयू का मतलब कि आपका बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है आपकी, आपने देखा होगा। तो फुल फॉर्म की बात करें तो आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म में। कंट्रोल यूनिट है आपका, तो नियंत्रण इकाई है। तीसरा मुख्य भाग बात करें आपकी सीपीयू का, तो तीसरा मुख्य भाग कौन सा आपका? सीपीयू रजिस्टर है, जो आपकी मेमोरी का काम करती है, जो अल्प समय के लिए जो मेमोरी के अंदर रोका जाता है, सीपीयू रजिस्टर। तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा आपका? सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। और ये इसका काम क्या है आपका? जो आपके बहुत ही सीमित मात्रा में होती है, जिसमें सीपीयू तत्काल प्रोसेसिंग हेतु डाटा रखता है। तत्काल प्रोसेसिंग का जो डाटा रखता है वो किस में रखता है? आपके सीपीयू रजिस्टर, यानी एक स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? आपके स्टोरेज। तो आपको सीधा पूछ ले कि सीपीयू के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? आपकी कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपके सीपीयू रजिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट यानी CU का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी आपकी बात करें सीपीयू का जो पहला भाग है आपका, मुख्य भाग है, कौन सा आपका? कंट्रोल यूनिट। और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, बताओ? तो इसका मुख्य कार्य गणना करना एवं तार्किक क्रिया करना। तो गणना करना और तार्किक क्रिया करना, तो किसका काम? आपकी अर्थमेटिक यानी ALU का काम है। किसका काम है? आपके ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ये काम है। डाटा का स्थायी भंडारण, स्थायी भंडारण नहीं होता आपका, अल्प समय के लिए होता है, वो रजिस्टर में होता है। तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। आउटपुट तैयार करना और प्रिंट प्रदान करना, ये भी आपका कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। तो देखो, सीपीयू की आंतरिक क्रियाओं, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी के कार्यों को नियंत्रित करना है, किसका काम? आपकी कंट्रोल यूनिट का काम है, जो हमने पीछे अभी देखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे बात करते हैं आपकी कंट्रोल यूनिट का वह भाग है जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सा डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, कौन सी क्रिया करनी है, परिणाम कहाँ संग्रहित करना है, स्टोर कहाँ करना है, ठीक है। तो इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो, सीपीयू की कौन सी इकाई कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सभी अंगणितीय एवं तार्किक गणना करती है? तो कौन सी करती है? मेमोरी यूनिट करती है, कंट्रोल यूनिट करती है, ALU करती है, रजिस्टर यूनिट करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ALU करती है। देखो, अभी हमने पीछे किया था, गणना एवं तार्किक क्रिया करना किसका काम? आपकी ALU का काम है।
ठीक है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, काफ़ी बार आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, तो क्वेश्चनों के माध्यम से साथ साथ याद करते रहिए। एलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका काम क्या है दोस्तों? अंगणितीय व तार्किक गणनाएं करती है। कौन से? अंगणितीय और तार्किक गणनाएं करती है। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था कि एलयू का मुख्य कार्य क्या है? तो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, एलयू में गणनाओं के दौरान क्षणिक यानी टेम्परेरी रूप से डाटा संग्रहण का कार्य कौन करता है? अभी मैंने बता दिया पीछे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं यहाँ से। एलयू में गणनाओं के दौरान क्षणिक यानी टेम्परेरी रूप से डाटा संग्रहण कार्य कौन करता है? कैसे मेमोरी करते हैं? या रजिस्टर या एक्यूमुलेटर करता है, रोम करता है, सेकेंडरी मेमोरी करता है? तो कौन करता है? आपका रजिस्टर एवं एक्यूमुलेटर का उपयोग किया जाता है किसके अंदर? क्षणिक रूप से डाटा संग्रहण कार्य के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद कर ले दोस्तों, ये सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के भाग होते हैं। क्या होते हैं आपके? ये देखो, सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के भाग होते हैं। सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के भाग होते हैं। भाग होते हैं, ठीक है, जो डाटा को बहुत अल्प समय के लिए संचित रखते हैं। जो डाटा को, यानी बात करते हैं डाटा या डेटा को बहुत अल्प समय के लिए संचित रखते हैं। संचित रखते हैं। सीधा प्रश्न पूछ लिया आपको कि एलयू में गणनाओं के दौरान जो क्षणिक यानी टेम्परेरी की बात करें, जैसा ऑप्शन दे रखा है आपका क्वेश्चन के अंदर ही, तो रजिस्टर का काम है वो कितने समय के लिए रखते हैं? आपके बहुत ही अल्प समय के लिए डाटा को संचित रखते हैं। और कैसी मेमोरी आपकी? सीपीयू की आंतरिक मेमोरी। कैसी मेमोरी आपकी? आंतरिक मेमोरी है। और ये क्षणिक इसलिए रखते हैं ताकि प्रोसेसिंग शीघ्रता से हो सके। संचित इसलिए रखते हैं, प्रोसेसिंग क्या हो सके? शीघ्रता से हो सके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, सीपीयू यानी रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या पेयर सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित कौन सा, ये मैं बताना है। बताओ भाई, सीपीयू रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? MAR दे रखा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फुल फॉर्म की बात करें इसकी, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों? MAR के अंदर क्या होता है आपका? इसमें एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रखा जाता है, यानी एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रखा जाता है। इसके अंदर क्या रखा जाता है? आपके एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रखा जाता है। एड्रेस को रखा जाता है, रखा जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। IR की बात करें, आपकी IR बात करें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करते हैं। IR का मतलब क्या हो गया आपका? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करते हैं। तो इसका काम क्या है आपका? इसका काम क्या है? आपकी वर्तमान के प्रोसेस किए जाने वाले निर्देश को रखा जाता है, वर्तमान में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को रखने के लिए। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, सॉरी। तो इंस्ट्रक्शन से आप समझ सकते हो आपके निर्देश को रखा जाता है। किसको? निर्देश को रखा जाता है। देखो, MBR वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे डाटा को रखने वाला रजिस्टर, यानी वर्तमान में जो प्रोसेस किए जा रहे हैं उन डाटा को रखने वाला रजिस्टर कौन सा हो जाएगा आपका? MBR हो जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या जाएगी? मेमोरी बफर रजिस्टर। और इसका हमने पूछा था कि सही सम्मिलित कौन सा है, तो वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे डेटा रखने का रजिस्टर कौन सा कहलाता है? MBR कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए आपका, इसका काम क्या है आपका? ACR
ACR का मतलब क्या होता है आपका, AR भी आ सकता है, ACR एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसमें क्या होता है आपका, ALU के मध्यस्थ तथा अंतिम परिणामों को रखा जाता है, ALU के मध्यस्थ तथा अंतिम परिणामों को रखा जाता है। रखा जाता है किसके अंदर, ACR के अंदर। तो हमें पूछा था कि CPU रजिस्टर के संबंध में लिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके दिए हुए ऑप्शन, ये सारे सारे रजिस्टर के प्रकार है। किसके प्रकार है, आपके रजिस्टर के प्रकार है, यानी मेमोरी के प्रकार है। ठीक है, तो ये हम बात करें किसका काम किसमें, कौन सा निर्देश किस मेमोरी के अंदर रखा जाता था। तो MER की बात करें तो इसके अंदर एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रखा जाता है। IR की बात करें तो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तो इसमें निर्देशों को रखा जाता है। MBR की बात करें मेमोरी बफर रजिस्टर, इसके अंदर आपके वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे डेटा को रखने वाला रजिस्टर कौन सा कहलाता है, आपका MBR कहलाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ACR की बात करें तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर की बात करें तो ALU के मध्यस्थ तथा अंतिम परिणाम को रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आप देखो आगम्य युक्तियां यानी इनपुट डिवाइस से आपका क्वेश्चन शुरू हो चुका है आपका। तो हार्डवेयर का दूसरा भाग कौन सा था, पहला भाग तो आपका CPU देखा हमने, दूसरा भाग आपका इनपुट डिवाइस यानी आगम्य युक्तियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो उपकरण दे रखे हैं स्तंभ एक के अंदर, दूसरे स्तंभ में आपके प्रयोग दे रखे, कौन सा उपकरण का किसमें क्या काम है। कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का क्या है आपका, तो इसका काम है इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्त। मॉनिटर क्या आपका, मॉनिटर की बात करें आपकी तो मॉनिटर क्या हो जाएगा आपका, मॉनिटर हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन से हो गया आपकी, कीबोर्ड, मॉनिटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी। ऑप्शन की बात करें और हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी आपकी स्टोरेज। तो देखो D3 के अंदर है, तो D3 इसके अंदर था, इसके अंदर था, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देखो दोनों आउटपुट डिवाइस कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें दो ऑप्शन थे, जैसलमेर वाला इतिहास के अंदर आपका पूछा गया था। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला 2 के अंदर है, दूसरा 4 के अंदर और तीसरा 3 के अंदर और चौथा तीसरा 1 के अंदर, चौथा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित करना, कंप्यूटर में डेटा सूचनाएं और निर्देश प्रविष्ट करना, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, कंप्यूटर की गति को नियंत्रित करना। तो इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है आपका, तो कंप्यूटर में डेटा सूचनाएं एवं निर्देश प्रविष्ट करना एक काम आपके इनपुट डिवाइस का काम है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका और बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखना याद कितने क्वेश्चन आपको क्या तैयार होते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कीबोर्ड से संबंधित कथन पूछा है और बार बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कीबोर्ड कैसा उपकरण है आपका, बताओ भाई। इनपुट है कि आउटपुट है, कैसी डिवाइस है आपकी, तो इनपुट डिवाइस। कैसी आपकी इनपुट डिवाइस है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब देखो ऑप्शन की बात करते हैं कौन सा सही है। एक सामान्य कीबोर्ड में 80 से 90 कुंजी होती है, नहीं। एक सामान्य कीबोर्ड में 80 से 90 कुंजियाँ नहीं होती है आपकी, 101 से 108 होती है, 101 से 108 होती है। अब सीधा पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं, तो 108 से 101 से 108 होती है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा आपका ऑप्शन, कीबोर्ड का सबसे प्रचलित लेआउट लेजरिटी होता है। कीबोर्ड का सबसे प्रचलित लेआउट लेजरिटी होता है, बताओ भाई। तो बिल्कुल गलत। कंप्यूटर की बात करें आपके, कंप्यूटर का सबसे प्रचलित कीबोर्ड होता है आपका लेआउट क्यूएरिटी। क्या होता है आपका, क्यूएरिटी। सबसे प्रचलित लेआउट की बात करें तो कौन सा होता है आपका, क्यूएरिटी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे पर्सनैलिटी की बात करें तो कौन सा आपका क्वेरिटी है। इसके अलावा अन्य रेजिडिटी भी आता है और आपका ड्यूरेंट भी आता है, ठीक है, लेकिन सबसे पर्सनैलिटी की बात करें तो आपको क्वेरिटी आता है दोस्तों। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं, आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा देखो, टाइपेमेटिक दर का अर्थ, टाइपेमेटिक दर का अर्थ किसी कुंजी को दबाए रखने पर वही अक्षर बार बार इनपुट होना, तो बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कुंजी को दबाए रखने पर वही अक्षर बार बार इनपुट होना ही किसका अर्थ है, आपका टाइपमेटिक का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, किसी भी बात करें, किसी भी कुंजी को लगातार 0.5 सेकेंड दबाकर रखने पर समान अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, समान अक्षर बार बार इनपुट होते हैं, बार बार इनपुट होते हैं। जैसे आपने 5 सेकंड किसी अक्षर को दबाया कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, कीबोर्ड के अंदर, तो वही आ जाएगा। जैसे आपने 3 का दबाया तो 3 3 3 3 3 इस तरह से चलता रहेगा लंबी दौर तक। तो यहाँ पर टाइपमेटिक का अर्थ भी वही होता है। चौथा ऑप्शन दे रखा हुआ, तीर के बने निशान वाली कुंजियाँ फंक्शन की कहलाती है। नहीं, तीर से बने, बात करें आपके एरो कीज की बात करें, आपके एरो कीज की बात करें, बने वाली कुंजियों क्या कहा जाता है, आपके नेविगेशन कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपकी नेविगेशन कीज कहा जाता है, नेविगेशन कीज। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि तीर से बने निशान वाली कुंजियों क्या कहा जाता है, नेविगेशन कीज कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पर देखो पूछे कि आपके जो फंक्शन कीज की बात करें आपके, तो फंक्शन कीज कितनी होती है आपकी, कुल 12 होती है। कुल कितनी होती है कि 12। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, जैसे आपकी F1 है तो इसका अर्थ क्या होता है, आपका हेल्प होता है, ठीक है। F2 है जिसका नाम क्या होता है, F2 जो कुंजी है फंक्शन कुंजी, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपका रीनेम के लिए किया जाता है। इसका किसमें किया जाता है, आपके रीनेम के लिए। F3 जो फंक्शन कुंजी है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपके सर्च के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, आपके सर्च के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपके रिफ्रेश के लिए F5 बार बार पूछी जाती है। किसके लिए किया जाता है, आपके रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश के लिए प्रयोग किया जाता है। और F12 है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपके सेवस यानी सेव के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फंक्शन कुंजी की बात करें तो F12 का प्रयोग किया जाता है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3, टाइपमेटिक दर का अर्थ होता है किसी कुंजी को दबाए रखने पर वह अक्षर बार बार इनपुट होना, और कितने सेकंड के लिए दबाए रखने पर 5 सेकंड के बराबर। ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी ऑप्शन की हमने व्याख्या कर ली। ये क्वेश्चन भी आपको आ चुका है, क्वेरिटी है ये क्वेश्चन भी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड बटन गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड बटन है जो आपका गलत सुमेलित है। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन भी है आपका। तो आपका दे रखा है आपका स्पेकेबर। स्पेकेबर की बात करें, कंप्यूटर की सबसे लंबी कुंजी, बिल्कुल राइट। स्केप जो आपके स्पेस बार है कंप्यूटर की सबसे लंबी कुंजी है। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि आपकी कंप्यूटर की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है, तो वो आपकी स्पेस बार है। कौन सी आपकी स्पेस बार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका एस्केप कीज। तो प्रोग्राम को रद्द या कैंसिल करने हेतु किया जाता है, बिल्कुल राइट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। होम कीज देव कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने हेतु, होम कीज का उपयोग इसके लिए किया जाता है कि गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है। होम कीज का होता है आपका लाइन को प्रारंभ में ले जाने हेतु, ये लाइन के प्रारंभ में ले जाती है। होम कीज क्या ले जाती है आपकी, यह लाइन के प्रारंभ में ले जाती है। कहाँ पर ले जाती है दोस्तों, लाइन के प्रारंभ में ले जाती है। होम कीज की बात करें। शिफ्ट कीज की बात करें तो किसी कुंजी के ऊपर लिखे कैरेक्टर को टाइप करने हेतु होता था, बिल्कुल राइट। तो हमारा हम पूछा था कि गलत कौन सा है, कीबोर्ड बटन गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस के आविष्कार कौन है। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो ये तो आपके कंप्यूटर के जनक है, को क्या बोला जाता है, आपके कंप्यूटर के जनक। डगलस एंगलबर्ट, बिल गेट्स,
स्टीव जॉब्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डगलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि माउस के आविष्कारकर्ता कौन आपके? डगलस है। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस कौन सी है आपकी? माउस। तो यहाँ पर देखो माउस के बारे में जानते हैं दोस्तों। माउस की बात करते हैं सबसे पहले। कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस, कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग ली जाने वाली डिवाइस, उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस कौन सी है आपके दोस्तों? माउस है। क्या आपकी? माउस है। और यहाँ पर बात करें तो आपके माउस को कितने प्रकार होते हैं? आपके माउस के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके? 3। लेफ्ट होता है आपका, राइट बटन। माउस में 3 बटन होते हैं आपके। बटन की बात करते हैं आपके, बटन कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? आपके 3। तो पहले बटन की बात करते हैं आपकी, लेफ्ट बटन। पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार यहाँ से। लेफ्ट बटन की बात करें तो लेफ्ट बटन में बात करें, लेफ्ट बटन की यदि सिंगल क्लिक करें हम, क्या करें हम? सिंगल क्लिक करें तो इसके अंदर क्या होगा आपका? इसके अंदर होगा आपका एक वस्तु को सिलेक्ट करना। सिंगल क्लिक से क्या होता है? आपकी वस्तु सिलेक्ट होती है। ठीक है। और बात करें आपके डबल क्लिक करें हम, तो क्या होती है? आपकी वस्तु ओपन होती है अभी, यानी खुलती है, वस्तु खुलती है। ठीक है। लेफ्ट बटन का काम तो ये हो गया आपका। फिर होता है दूसरा बटन आपके राइट बटन। इस राइट बटन का काम क्या है दोस्त? इसका काम है आपकी एक वस्तु के मेनू या गुण द्रव्य को दर्शाना, यानी अब बात करें ऑब्जेक्ट के मेनू या गुण द्रव्य को दर्शाना। मेनू या गुण द्रव्य को दर्शाना। सीधा पूछे कि राइट बटन का काम क्या है, सीधा पूछ ली भी लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है आपका। बटन ये भी पूछा जा चुका है रीट 2022 के अंदर आपकी 2022 रीट में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि डबल क्लिक करने पर क्या होता है आपका? तो वस्तु खुलती है। और तीसरा बटन कौन सा आपका? स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन है। इसकी बात करें तो नेविगेशन के कार्य हेतु किया जाता है। इसका उपयोग क्या आपके? नेविगेशन के कार्य हेतु, कार्य हेतु। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए किसके अंदर? आपके माउस के अंदर, जो बार बार क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंगलबर्ट ने की थी। और माउस कैसी युक्ति आपकी? इनपुट युक्ति है। कैसी डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। डिवाइस को सही लिख देता हूँ मैं। इनपुट डिवाइस। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि माउस कैसी युक्ति है? तो इनपुट डिवाइस है दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्या दे रखा है क्वेश्चन? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस माउस के समान कार्य करती है और जिसका उपयोग मुख्यतः लैपटॉप में किया जाता है और उसे अंगुली द्वारा संचालित किया जाता है? जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या टच पैड? बताओ राइट आंसर क्या जाएगा आपका? टच पैड, जो माउस की तरह काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉयस्टिक की बात करें तो ये चारों तरफ घूमने वाला हैंडल होता है, गेम खेलने में काम आता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है आपके? कैसा होता है आपका? चारों तरफ घूमने वाला हैंडल। और उपयोग किसमें आता है इसका? गेम खेलने में, गेम खेलने में। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉयस्टिक का उपयोग क्या है आपका? गेम खेलने में काम आता है। ट्रैक बॉल की बात करते हैं, डिजाइनिंग कार्य हेतु। इसका उपयोग किस में किया जाता है आपकी? डिजाइनिंग कार्य हेतु। डिजाइनिंग कार्य हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपकी कैट, जैसे आपकी कैट यानी CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है इसकी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लाइट पेन का उपयोग क्या है? ये एक प्रकाश संवेदी उपकरण है। कैसा आपका?
प्रकाश संवेदी उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है एवं स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। स्क्रीन पर सीधे लिखने का ये काम ले जाता है। ये काम आता है। सैमसंग टैबलेट की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन के लिए उसके लिए क्या आता है आपका लाइट पेन साथ आता है उसका, ठीक है। यानी कैसा है प्रकाश संवेदी उपकरण, उपकरण कैसा ही है आपका प्रकाश संवेदी उपकरण, संवेदी उपकरण है दोस्त। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस माउस के समान कार्य करती है, जिसका उपयोग मुख्यतः लैपटॉप में किया जाता है और उसे अंगुली द्वारा संचालित किया जाता है। तो टच पैड हो गया। ये आपकी सारी सारी जो डिवाइस दे रखी है कैसी डिवाइस है, सारी सारी इनपुट डिवाइस है। पूछ लिया आपको किस इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो सारी सारी आपकी इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद कर लेना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने हेतु उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने हेतु उपयोग किया जाता है। डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, स्कैनर या जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक तो आपका खेलने में काम आता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आपका। स्कैनर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर का काम क्या है आपका भाई, हार्ड कॉपी को किस में बदलता है, ये परिवर्तित करता है आपकी सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। यानी आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्कैनर को। जैसे आपके पेपर दिए जाते हैं और मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, वो पीडीएफ कैसी होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, और उसकी जब आप प्रिंट निकलवा लेते हो तो कैसे हो जाएगी आपकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो ये काम किसका आपका स्कैनर का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है आपको, देखो डिजिटाइजर की बात करें, ये हस्तलिखित रूप से डेटा को इनपुट करना। ये एक ड्राइंग पैड है। कैसा पैड है ये आपका ड्राइंग पैड। कैसे पैड है दोस्तों, ड्राइंग पैड है। और वही बात करें माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का काम क्या आपके ध्वनि को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आपके ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, आपके माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ये भी सारी सारी कैसी डिवाइस है आपकी इनपुट डिवाइस। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रित या हस्तलिखित अक्षरों को पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट करने हेतु प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रित या हस्तलिखित अक्षरों को पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ओमार यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, इनकी सभी की फुल फॉर्म याद कर लेना, सारी पूछी जाती है। ओमार ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR यानी आपकी बार कोड रीडर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण मुद्रित या हस्तलिखित अक्षरों को पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट करने हेतु तो प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 OCR। क्या जाएगा आपका OCR ऑप्शन नंबर 3 ऑप्टिकल क्रिएटर रीडर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन सब की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपकी सीधी सीधी एग्जाम के अंदर, तो बहुत बार क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल क्रिएटर रीडर का काम क्या है, आपके अक्षर को पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट करने हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की श्रेणी में आती है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की श्रेणी में आती है जिनका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तु को इंगित करने या चित्र बनाने हेतु किया जाता है। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, बारकोड रीडर, वेबकैम। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है? कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या कीबोर्ड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉनिटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर कैसा आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसी युक्ति है आपकी? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड कैसी है आपकी? और स्कैनर कैसी है आपकी? इनपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस है आपकी? इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर कैसी है आपकी? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी नहीं देता है। प्रिंटर क्या देता है आपका? हार्ड कॉपी देता है हमें। जब आपको पीडीएफ भेजेंगे तो पीडीएफ आप निकलवाओगे तो कैसे हो जाएगी आपकी? हार्ड कॉपी हो जाएगी, आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है? कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है? ये क्या क्या दोनों ऑप्शन देखते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड। तो आपका मॉनिटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले का प्रकार है? यानी बात करें निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर फ्लैट पैनल डिस्प्ले का प्रकार है? सीआरटी, एलसीडी, वीडीसी, वीडीयू, एलईडी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एलसीडी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी? मॉनिटर की। किसकी बात करते हैं? आपके मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर है आपका। मॉनिटर कितने प्रकार में बटा गया आपके? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो बटा गया आपके सीआरटी कैथोड रे के जो आपकी है, और ये कौन सा आपका? एफपीडी। सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब हो गया आपका, कैथोड रे ट्यूब। और एफपीडी का मतलब क्या हो गया आपका? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, अब देखो आपकी कैथोड जो रे ट्यूब है इसको बात करें और आपके एफपीडी की बात करें, फ्लैट पैनल डिस्प्ले को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कौन सी? एलसीडी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सभी की याद करना दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपकी, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्या होती है आपकी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और दूसरा था आपका जीपीडी। इसको क्या बोलते हैं आपके? गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। डिस्प्ले। वही बात करें तीसरा कौन सा आपका? ईएलडी। इसका मतलब क्या आपका? इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट डिस्प्ले। इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट डिस्प्ले। तो सारी की सारी आपकी फुल फॉर्म में इनकी याद होनी चाहिए दोस्तों। तो मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर को कितने भागों में बांटा गया? आपके 2 भागों में, सीआरटी और एफपीडी। और आपकी एफपीडी को कितने भागों में बांटा गया? आपके 3 भागों के अंदर, एलसीडी, जीपीडी और एलईडी, ईएलडी। ठीक है, और तो हमें पूछा कि निम्न कौन सा मॉनिटर फ्लैट पैनल डिस्प्ले का प्रकार है? तो एलसीडी है। यहाँ पर देखो ये रहा आपका एलसीडी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता यानी क्लियरिटी किस पर निर्भर करती है? डिस्प्ले डिवाइस की जो स्पष्टता है किस पर निर्भर करती है? साइज पर करती है, पिक्सल पर करती है, रेजोल्यूशन पर करती है, या ब्राइटनेस पर करती है? ब्राइटनेस पर करती है। तो किस पे करती है दोस्तों? साइज पे करती है, पिक्सल पे करती है, रेजोल्यूशन पे करती है, या ब्राइटनेस पे करती है? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर पिक्सल है ना, पिक्सल ये आपके एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है।
एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर होता है। मिलकर बना होता है। उसे क्या खा जाता है? आपके पिक्सल खा जाता है। क्या खा जाता है? आपका पिक्सल खा जाता है दोस्तों। सीधा पूछा जाता है आपका, बार बार पूछा भी गया आपका। और बात करते हैं आपकी डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है? रेजुलेशन पर निर्भर करती है। और इसको किस में मापा जाता है? मापा किस में जाता है आपको? किसके अंदर? आपकी डीपीआई के अंदर। डीपीआई का मतलब आपके डॉट्स पर इंच। सीधा पूछ लिए कि आपकी डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता रेजुलेशन पर निर्भर करती है। इसे सामान्यतः डीपीआई में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। किस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग सीएडी के क्षेत्र में बड़े चित्र व मानचित्र प्रिंट करने हेतु किया जाता है? प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर या मॉनिटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लॉटर। विज्ञापन देखे होंगे आपने, प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, डिजाइनिंग यानी सीएडी जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन की गुणवत्ता के साथ बड़े चित्र, बैनर, मानचित्र को प्रिंट करने हेतु किया जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। और इसके जो प्लॉटर की जो एक्यूरेसी गुणवत्ता को है वो किस में मापा जाता है? इसकी गुणवत्ता को बात करें, जो प्लॉटर की गुणवत्ता है इसको किस में मापा जाता है आपका? इसको मापा जाता है आपका डीपीटी एबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। के पदों में मापा जाता है। सीधा पूछ ले कि प्लॉटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? तो रिपीटेबिलिटी और आपकी रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कौन सी आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु काम में आती है? तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन देता है आपका? मॉनिटर देता है क्या? नहीं, मॉनिटर नहीं देता। मॉनिटर क्या देता है आपका? या आउटपुट डिवाइस है जो मुख्यतः आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करवाने का काम करता है। उपलब्ध करवाने का काम को तो कौन करता है आपका? मॉनिटर। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था। प्लॉटर आपके बात करें आपके डिजाइनिंग क्षेत्र में किया जाता है। स्कैनर आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु काम आता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु काम आता है कौन है? स्कैनर, जो आपके क्या है इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर जो है आपका प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पर बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है आपका? मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। ये भी याद कर लो। 2 प्रकार का कौन से आपके? 2 प्रकार की बात करें, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, सीधा पूछे जो प्रिंटर है कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। कौन सा प्रिंटर स्याही लगे रिबन पर प्रहार करके अक्षर प्रिंट करता है और एक समय में केवल एक अक्षर प्रिंट कर सकता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो किसका प्रकार आपके इम्पैक्ट जो प्रिंटर है उसी का एक प्रकार है। जो आप क्रेटर प्रिंटर और क्रेटर प्रिंटर का एक प्रकार होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर की। किसकी बात करते हैं? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर सीधे पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं आपके? इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं आपके 2 प्रकार। कौन कौन से आपके? कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा कौन सा होता है आपका? लाइन प्रिंटर। कौन सा होता है आपका? लाइन प्रिंटर।
ठीक है। और फिर हम कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें तो कैरेक्टर प्रिंटर भी कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन से आपके? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, और दूसरा कौन सा होता है आपका? डेजी व्हील। कैसा प्रिंटर होता है आपका? कैरेक्टर प्रिंटर होता है। और लाइन प्रिंटर की बात करें, लाइन प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। दूसरे पेन से लिख देता हूँ। कितने प्रकार के होते हैं आपके दोस्त? 2 प्रकार के होते हैं। याद कर लेना, सारे के सारे पूछे जाते हैं सीधे। चेन प्रिंटर, और दूसरा कौन सा होता है आपका? ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। सीधे पूछ जाते हैं कि लाइन प्रिंटर का प्रकार है तो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर का प्रकार है तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटिक्स। अब देखो, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा प्रिंटर शहर के लगे रिबन पर प्रहार करके अक्सर प्रिंट करता है और एक समय में केवल एक अक्षर ही प्रिंट करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक समय डॉट का मतलब क्या हो गया? एक समय एक ही। ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर पूछा जाता है कैरेक्टर जो प्रिंटर है इसकी गति किस में मापी जाती है? इसकी गति मापी जाती है, गति मापी जाती है। तो इसकी गति मापी जाती है आपकी किसके अंदर? आपकी सीपीएस के अंदर। किसके अंदर मापी जाती है? सीपीएस के अंदर, यानी क्रिएटर पर सेकंड, क्रिएटर पर सेकंड। और लाइन प्रिंटर है, इसकी गति किसमें मापी जाती है? गति की बात करें तो इसकी गति मापी जाती है आपकी एलपीएम, यानी कि बात करें लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट के अंदर ये पूछे जाते हैं। और इसकी बात करें, इसकी गति मापी जाती है आपकी क्रिएटर पर सेकंड के अंदर, क्रिएटर पर सेकंड के अंदर मापी जाती है। दोस्तों ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखिए, लैंड प्रिंटर की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? लैंड प्रिंटर की गति को, देखो अभी आ गया आपका सीपीएस, क्रिएटर पर सेकंड गति जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? आगे कैरेक्टर प्रिंटर की, यानी इसके दोनों भाग है उसकी भी गति किस में मापी जाती है? कि क्रिएटर पर सेकंड में मापी जाती है। कौन कौन से 2 भाग आपके? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डीपीआई डॉट पर इंच, देखो डॉट पर इंच की जो मापी जाती है डिस्प्ले डिवाइस किस में मापा जाता है? जो डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता यानी रेजोल्यूशन पर जो निर्भर रहती है उसे सामान्यतः डीपीआई के अंदर मापा जाता है। डॉट पर इंच जो हम पीछे कर चुके हैं। एलपीएम लाइन पर मिनट के रूप में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमने कंप्यूटर प्रिंटर के कितने प्रकार देखे? 2 प्रकार देखे। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो अब आया आपका दूसरा प्रकार, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्त? यांत्रिक तकनीक का, लेजर इलेक्ट्रिकल या केमिकल तकनीक का, टाइपराइटर तकनीक का, पंचकार तकनीक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेजर इलेक्ट्रिकल या केमिकल तकनीक का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इस प्रिंटर की बात करते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं आपके पास दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके? ये तो आपके इंकजेट प्रिंटर होते हैं, आपके इंकजेट प्रिंटर होते हैं आपके, और दूसरे होते हैं आपके लेजर प्रिंटर। कौन से प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, जो बार बार सीधे आपके पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रिंटरों से ये प्रकार पूछे जाते हैं कि लेजर प्रिंटर का भाग कौन सा है? इन चारों में से एक दे दिया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो दोस्तों ऑप्शन के अंदर लेजर प्रिंटर आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका जो अभी देखा हमने कैरेक्टर प्रिंटर आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका जो लाइन प्रिंटर है वो आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका डेजी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ पर सीधा राइट आंसर क्या होगा आपका? लेजर प्रिंटर होगा। तो ये सारे के सारे प्रकार आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। प्रेस ईयर में सबसे इजी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं सीधे सीधे, यानी कि फिर विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बार बार जो मैंने अभी पीछे विशेषता की, जैसे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंटिंग के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो लेजर का, इलेक्ट्रिकल और या केमिकल तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, किस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो देखो आ गया ना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि जो आपके लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, तो गति मापी जाती है आपकी PPM के अंदर, यानी पेज पर मिनट के अंदर। पेज पर मिनट के अंदर आपकी लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है, किसके अंदर, पेज पर मिनट यानी PPM। सीधा पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा उपकरण इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस की भांति कार्य करता है? कौन सा उपकरण है जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है? माउस। माउस तो कैसा आपका, बताओ भाई। माउस तो आपका इनपुट डिवाइस। मॉनिटर कैसा आपका, आउटपुट है। प्रिंटर भी कैसा आपका, आउटपुट है। तो मोडियम है वो क्या करता है, आपका इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आ सकता है आपका फैक्स मशीन भी आ सकता है आपका, फैक्स मशीन भी आ सकता है। इसके अलावा आ सकता है आपका टच स्क्रीन भी आ सकता है आपका, टच स्क्रीन भी आ सकता है। इसके अलावा नेटवर्क कार्ड भी आ सकता है आपका, तो दोनों तरह के काम करते हैं, आउटपुट और इनपुट। नेटवर्क कार्ड भी आ सकता है, पेन ड्राइव भी आ सकता है आपका, पेन ड्राइव। ये सारे के सारे ऐसे उपकरण हैं जो आपके आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह बाती कार्य करता है। मोडियम, फैक्स मशीन, टच स्क्रीन, नेटवर्क कार्ड और पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? या मेमोरी आपका जो बात करें हार्डवेयर का अंतिम पार्ट था, अंतिम पार्ट कौन सा था आपका, मेमोरी था। अंतिम पार्ट कौन सा था आपका, मेमोरी था। तो मेमोरी क्वेश्चन देखिए आपकी, कंप्यूटर में मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को केवल प्रोसेस करना, डेटा एवं सूचनाओं को स्टोर करना, आउटपुट प्रदान करना या इनपुट लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेटा एवं सूचनाओं को स्टोर करना है मेमोरी का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, तो आपका डेटा एवं सूचनाओं को स्टोर करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरी की कितनी प्रकार की होती है सामान्यतः, ये लियो आ गया। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? कंप्यूटर जो मेमोरी है इसको मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो 2 प्रकार। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 प्रकार कौन कौन से आपके, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी या एक्सलियरी मेमोरी, इस प्रकार से इसके नाम आ सकते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से, जो आपकी इंटरनल मेमोरी एक तो मेमोरी, और इसी के उपनाम की बात करें इन्हीं को बोला जाता है आपके इसको क्या बोला जाता है आपकी, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है आपकी। प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। इसके अलावा मेन मेमोरी बोला जाता है इसको, मेन मेमोरी बोला जाता है। इसके अलावा दूसरी प्रकार कौन सी होती है आपकी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसको क्या बोला जाता है आपके, सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। एक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। तो सीधा पूछे कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी को मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित किया गया? तो 2 प्रकार। कौन सी, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दो क्योर मेमोरी, कोर मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में कब तक उपयोग में होती थी? कब तक भाई कोर मेमोरी का उपयोग कब तक लिया गया था? 1945 से 1965, 1955 से 1975, 1965 से 1985, 1975 से 1995। तो 1955 से 1975 तक कोर मेमोरी है, इसको मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग में लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मैग्नेटिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम की बात करें, मैग्नेटिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, सेमी कंडक्टर मेमोरी में डेटा किस रूप में स्टोर किया जाता है? अक्षरों में, 0 से 1 के रूप में, ध्वनि संकेतों में, चित्रों में। तो आपके सेमी कंडक्टर मेमोरी में डेटा किस रूप से स्टोर किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके बनी होती है आपकी, सिलिकॉन का स्टोर होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
रैम का मुख्य कार्य क्या है? रैम का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को और निर्देशों को लोड करना, आउटपुट प्रदर्शित करना, इनपुट लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को लोड करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी बोला जाता है इसको, मेमोरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्रयोग में आने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम मेमोरी है। सबसे पहले प्रयोग में आने वाली मेमोरी, तो कौन सी आपकी? रैम है, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। रैम के मुख्य दो प्रकार कौन से? रैम के मुख्य दो प्रकार कौन से? एस रैम और डी रैम, रोम और पर रोम, कैशे और रजिस्टर, फ्लैश और ऑप्टिकल मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? एस रैम और डी रैम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा पूछे कि रैम के मुख्य तो कितने प्रकार की होती है? आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा जाता है इसका दूसरा नाम, यानी उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम क्या आपके? वॉलेट मेमोरी बोला जाता है इसको, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। दो एस रैम और डी रैम से 2 क्वेश्चन और बनते हैं आगे। ये तो पूछा जाता है ये कैसे कभी भी रिप्लेस ना होने वाली मेमोरी कौन सी है? एस मेमोरी, कभी भी रिप्लेस नहीं होती है, नहीं किया जा सकता। वो कौन सी है? एस रैम है। और डी रैम क्या आपकी? जो आपकी एक नियमित अंतराल के बाद रिप्लेस करना पड़ता है इसको, बाद आपका रिप्लेस। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और आजकल एस रैम है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आजकल इसका उपयोग कैचे मेमोरी के रूप में किया जाता है, कैसे मेमोरी के रूप में किया जाता है, कैसे मेमोरी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। रोम किस प्रकार की मेमोरी? रोम है किस प्रकार की है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, कैसे है, रजिस्टर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसी है आपकी? कंप्यूटर की स्थायी या स्थिर मेमोरी भी कहा जाता है। अन्य नाम कंप्यूटर की स्थायी या स्थिर मेमोरी। स्थायी या स्थिर मेमोरी, किसको कहा जाता है? आपके रोम को कहा जाता है। फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म सीधी पूछ ली जाती है। इसके अलावा इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं। प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार की होती है? आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है आपकी? पी रोम होती है आपकी, ई पी रोम होती है आपकी, और होती है आपकी ई ई पी रोम होती है आपकी। तीनों प्रकार आपके पूछे जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोम के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन है? पी रोम है, ई पी रोम है, या ई ई पी रोम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में कौन सी मेमोरी कार्य करती है? अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में कौन सी मेमोरी कार्य करती है? रजिस्टर करती है, कैसे मेमोरी करती है, एसडीडी करती है, या एसएसडी करती है। तो राइट आंसर क्या जो आपका? कैसे मेमोरी करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मेमोरी करती है आपकी? कैसे मेमोरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसका एक्सेस
एक्सेस सबसे तेज है, निम्न में से किसका एक्सेस सबसे तेज है? सीपीयू, रजिस्टर, कैशे मेमोरी, रैम, एसडीडी। तो यहाँ से इसका क्रम बार बार पूछा जाता है, याद कर लेना। सबसे पहले आती है आपकी रजिस्टर, सबसे तेज कौन सी होती है? आपकी रजिस्टर होती है। इसके बाद में होती है आपकी कैशे, इसके बाद में होती है आपकी रैम, इसके बाद में होती है आपकी एसएसडी, और इसके बाद में होती है आपकी एसडीडी। तो देख लो क्रम कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका एक्सेस सबसे ज़्यादा है? तो रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीयक मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, सीपीयू को तेजी से निर्देश करना या देना, आउटपुट प्रदर्शित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। द्वितीय मेमोरी का काम क्या है भाई? मुख्य उद्देश्य डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और द्वितीय मेमोरी को अन्य उपनाम की बात करें तो उपनाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक्सटर्नल या बाह्य या सहायक मेमोरी बोला जाता है। इसको सहायक मेमोरी भी बोला जाता है। किसको? द्वितीयक मेमोरी को। बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सिक्वेंटियल एक्सेस मेमोरी में डेटा को किस क्रम में एक्सेस किया जाता है? यादृच्छिक रूप में, एक के बाद एक क्रम में, केवल पढ़ने योग्य क्रम में, इलेक्ट्रॉनिक संकेत के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या जाएगा? एक के बाद एक क्रम में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, फ्लॉपी डिस्क में डेटा किस प्रकार संग्रहित होता है? फ्लॉपी डिस्क है, इसमें डेटा किस प्रकार संग्रहित होता है बताओ? वर्तमान में इसका उपयोग बंद है, अब उपयोग में नहीं ली जाती, नहीं ली जाती। तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा किस प्रकार संग्रहित होता है? ऑप्टिकल संकेतों के माध्यम से, चुंबकीय रूप में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में, ध्वनि तरंगों के रूप में। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? चुंबकीय रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसकी अधिकतम डाटा संग्रहण क्षमता कितनी थी? अधिकतम डाटा संग्रहण क्षमता तो कितनी एमबी थी दोस्तों? 1.44 एमबी। कितनी थी आपकी? 1.44 एमबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के मुख्य घटक कौन कौन से? हार्ड डिस्क की बात करें तो मुख्य घटक की बात करें तो 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं हार्ड डिस्क के? 4 मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, और इसको विकसित कब किया था? विकसित किया गया था इसको 1953 के अंदर IBM द्वारा। इसके द्वारा IBM द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो 4 घटक कौन कौन से? प्लॉटर, स्पिंडल, रीड या राइट हेड एक्टूटर, रैम रोम कैसे रजिस्टर, CD DVD ब्लू रे पेन ड्राइव, CPU ALU CU रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। 4 घटकों की बात करें, मास स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? मास स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क को बोला जाता है। आजकल SSD चल रही है। कौन सी चल रही है? SSD। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 2-4 क्वेश्चन और है दोस्तों। हार्ड डिस्क में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सतह को किन में विभाजित किया जाता है? हार्ड डिस्क में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सतह को किन में विभाजित किया जाता है? ट्रैक और सेक्टर्स, क्लस्टर और रजिस्टर, पेज और ब्लॉक, रैम और रोम। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ट्रैक और सेक्टर्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा स्टोर और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क में डेटा स्टोर और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, बर्निंग, क्लस्टरिंग, स्पॉलिंग। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? बर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
फ्लैश मेमोरी की मुख्य विशेषता क्या है? फ्लैश मेमोरी की मुख्य विशेषता क्या है? डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, डेटा को इलेक्ट्रिकली मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। यह केवल अस्थायी मेमोरी है, इसका उपयोग केवल हार्ड डिस्क में होता है। तो फ्लैश मेमोरी की मुख्य विशेषता है कि डेटा को इलेक्ट्रिकली मिटाया जा और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, आजकल ये चल रही है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मैकेनिकल हिस्से होते हैं, यह स्थायी डेटा स्टोर करता है और मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी के बारे में, किसी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है? बाइट, बिट, निबल या किलोबाइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर MB वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, MB और GB वाला क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके हार्डवेयर के। किसी क्वेश्चन थे? हार्डवेयर के क्वेश्चन थे। और कैसे क्वेश्चन थे आपके? आपको कमेंट में बताना है, अच्छे थे, टफ थे। ज़्यादातर मैंने हार्ड वाले क्वेश्चन लिए आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। जितने टफ ज़्यादा क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर करवाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा नए भी क्वेश्चन थे और थोड़े टफ वाले क्वेश्चन भी थे। हाई लेवल के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन ज़्यादा करवाए गए। इजी क्वेश्चन तो आप सीधे कर लोगे आप सभी, और बाकी जितने इजी क्वेश्चन बनने थे वो मैंने व्याख्या के साथ आपको एनालिसिस करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों, और जितने फेक थे वो मैंने आपको ऐसे करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी दोस्तों इन क्वेश्चनों की? अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।